Hello बच्चों, good morning to all of you. My dear students, I hope you are all fine at your home. Students, today we will discuss the chapter number first class plus 2, Cold War era and non-alignment movement. This chapter related to the Cold War era and non-alignment movement. आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. Firstly, I would like to clear the meaning of Cold War era and non-alignment movement. इसके बारे में भी इसका मीनिंग जो है वो क्लियर करेंगे. बिफोर गोइंग टू क्लियर द मीनिंग, फर्स्टली लेट्स सी द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स. पहले हम टू पावर ब्लॉक्स को डिस्कस करते हैं. टू पावर ब्लॉक्स, व्हाट आर यू नो अबाउट टू पावर ब्लॉक्स? टू पावर ब्लॉक्स मीन्स व्हेन पावरफुल nations divided into two groups known as the two power blocks. Two power blocks came into existence after the Second World War. कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, after the Second World War, the Cold War was the state of political and military tension after World War II between power in the Western bloc and power in the Eastern bloc. Understand my dear friends? After the World War II एंड, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड का एंड हो गया तो उसके अंदर एक टेंशन पैदा होगी दो ग्रुप्स के अंदर. कौन कौन से? एक तो हमारा कोल्ड वॉर का जो था वेस्टर्न ब्लॉक था. वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर जो उसको कमांड का था यूनाइटेड स्टेट्स था, जो इट्स नाटो अलाइज एंड अदर्स. एक तो यूनाइटेड स्टेट्स था जो वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर डिवाइड था, हमारा एक राष्ट्र, एक वर्ल्ड. दूसरा कौन था? हमारा ईस्टर्न ब्लॉक था, जिसके अंदर सोवियत यूनियन, जिसे हम ये कहते हैं यूएसएसआर एंड इट्स अलाइज इन द वार्सा पैक्ट, के जो इसके अलाइज थे, इसके कनेक्टेड कंट्रीज थी. एक तो ये मिलिट्री ग्रुप था, एक मिलिट्री ग्रुप था हमारा वेस्टर्न ब्लॉक. इसके अंदर पूरी पावर डिवाइडेड हो गई थी, बट इनके अंदर एक दूसरे को हराने की, एक दूसरे के साथ वार के अंदर जो लॉस हुए थे उसको गेन करने की या उसका बदल लेने की इनके अंदर एक टेंशन थी. तो ये जो ब्लॉक था, इसके अंदर जब टेंशन पैदा होगी तो ये जो ब्लॉक था ये टू पावर ब्लॉक के अंदर डिवाइड हो गया. टू पावर ब्लॉक मीन्स वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक से. वेस्टर्न ब्लॉक से जिसके अंदर यूएसए और ईस्टर्न ब्लॉक यूएसएसआर. तो ये जो राष्ट्र थे आफ्टर द वर्ल्ड वॉर एंड, इन दोनों के अंदर एक दूसरे को हराने के लिए युद्ध शुरू हो गया. जो युद्ध किसके अंदर था? नॉन आर्मामेंट मीन्स के हथियारों के बिना युद्ध. हथियारों के बिना युद्ध कैसे? कि किसी की पॉलिसी बंद कर दी, ग्लोबलाइजेशन ट्रेड को बंद कर दिया, एटसेट्रा. ये तो था हमारा इसका टू पावर ब्लॉक्स का जो मीनिंग था. अब हम बात करते हैं कि कोल्ड वार जो है वो क्या था. कोल्ड वार के अंदर हम बात करेंगे क्या था. द कोल्ड वार वाज अ स्टेट ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन पावर इन द ईस्टर्न ब्लॉक एंड पावर इन द वेस्टर्न ब्लॉक दैट फॉलो वर्ल्ड वार सेकंड. जो वर्ल्ड वार सेकंड की पावर्स के अंदर डिवाइडेशन जो कंट्रीज की, एक तो वेस्टर्न ब्लॉक की कंट्री थी, एक ईस्टर्न ब्लॉक की कंट्री थी. जो वेस्टर्न ब्लॉक की कंट्री थी वो तो किसको अपना मॉनिटर करती थी, किसको अपनी पावर सरेंडर करती थी? जो यूनाइटेड स्टेट्स और इट्स नाटो की कंट्रीज थी वो सारी क्या किसको फॉलो करती थी? अमेरिका की या यूएसए की ब्लॉक्स को. और दूसरी जो थी हमारी वो किसके अंदर थी? ईस्टर्न ब्लॉक्स के अंदर, जिसके अंदर हमारा सोवियत यूनियन नॉन है यूएसएसआर एंड इट्स सैटेलाइट स्टेट्स. ये तो था हमारा कोल्ड वार की. इन दोनों के अंदर जो भी किसी भी पॉलिसी को लेके एक दूसरे की पॉलिसी के अगेंस्ट जो टेंडेंसी, जो टेंशन, जो एक दूसरे के अंदर वार के रूप में कन्वर्सेशन होती, वो कोल्ड वार के अंदर ही उसको देखते. ये दो पावर डिवाइड थी उस टाइम, एक तो मेजर पावर, एक दूसरी जिसे हम कहते हैं ईस्टर्न पावर, वेस्टर्न और ईस्टर्न पावर. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट बैकग्राउंड. अब बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं क्या है. जो हमारा कोल्ड वार शुरू होने का पर्पस क्या है उसकी हम बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे कि हमारा कोल्ड वार जो है वो कैसे शुरू हुआ. कोल्ड वार हमारा जो शुरू हुआ था वो वर्ल्ड वार, पहले हम वर्ल्ड वार बिगिन देखते हैं. वर्ल्ड वार जो फर्स्ट था उसके क्या कॉजेस थे और क्या उसके कॉन्सिक्वेंस थे. वर्ल्ड वार फर्स्ट बिगिन इन 1940 आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ आर्किड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड एंड लास्टेड अंटिल 1918. कि जो हमारा वर्ल्ड वार था पहले तो ये था हमारा, ये तो उसके अंदर तो जो इतनी ज़्यादा कंट्रीज नहीं थी, ना ही इसके अंदर ज़्यादा टू ग्रुप्स थे. ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया एंड द ऑटोमन एम्पायर द सेंट्रल पावर थी उस टाइम. ये किसके अगेंस्ट थी? ये ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, रोमानिया, जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स द लाइट पावर.
ये जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड था ये उस टाइम हमारा 1914 के अंदर शुरू हुआ और 1948 तक ये कंटिन्यू रहा। इसके अंदर कोई ज़्यादा टू ग्रुप्स मेजर ब्लॉक्स नहीं बनी थी। इसके अंदर से सिर्फ एक कंट्री के ग्रुप्स दूसरी कंट्री ग्रुप्स के साथ से क्या करते, अपना वॉर करते। आफ्टर 4 years of combat and the death of some 18.5 million soldiers are result of battle wounds or disease, the Allies were victorious। कि जब ये युद्ध खत्म हुआ तो उस टाइम इतने लोगों का जो नुकसान हुआ, सोल्जर्स के अंदर उनकी डेथ हुई। तो ये जो उनके अंदर डेथ होने के बाद फिर कुछ लोगों के अंदर जो न्यूक्लियर एक्सप्लोरेट थे, न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन के बाद लोगों के अंदर डिसीज़ हुई। फिर इसके अंदर कौन विक्ट्री फॉर द अलाइज पावर्स, अलाइज पावर जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसे हम कहते हैं अलाइड पावर। ये उस टाइम क्या थी, ये इसके अंदर उन्होंने विक्ट्री गेन की थी। विक्ट्री गेन करने का इनका मतलब क्या था कि ये अपना आपको सुपर पावर के रूप में इन्होंने बिगिन किया। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स। फिर हम बात करें कि ये तो वर्ल्ड वार फर्स्ट था। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद वर्ल्ड वार सेकंड हुआ। फिर वर्ल्ड वार सेकंड जब खत्म हुआ उसके बाद फिर कोल्ड वार एरा शुरू हुआ हमारा। डियर स्टूडेंट्स, इट रिमेंबर इट्स ए टेक्निक पॉइंट। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था इट्स बिगिन इन 1940 एंड टिल 1918। ये हमारा 1914 से शुरू होके 1980 तक चला, जो हमारा वर्ल्ड वार फर्स्ट था। इसके अंदर जो हमारी ग्रुप कंट्रीज थी वो थी, एक तो सेंट्रल पावर्स थी जो किसके अगेंस्ट लड़ती, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, रोमानिया। इसके अंदर दूसरी जो थी हमारी यूनाइटेड स्टेट्स की थी, जिसे हम कहते हैं अलाइड पावर। ये युद्ध हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार था जो ये 4 साल तक चला। 4 साल चलने के बाद 18.5 मिलियन जो सोल्जर थे उनकी डेथ हुई। फिर इसके अंदर अलाइज पावर थी जो वो विक्ट्री हुई। फिर हम इसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड वार सेकंड की। जो वर्ल्ड वार सेकंड है वो कैसे शुरू हुआ, ऑन सितंबर 1 1930 टू 45 के जो हमारा वर्ल्ड वार सेकंड था ये 1 सितंबर 1939 से 1945 तक चला। जिसके इन्वेंटर था वो हिटलर था। हिटलर इन्वेंटेड पोलैंड फ्रॉम द वेस्ट। 2 days लेटर फ्रांस एंड ब्रिटेन डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी। जो हमारी इस टाइम की अलाइड पावर थी, अलाइड पावर ने अपने आप को अनाउंस किया कि हम जर्मनी के ऊपर अपना क्या करेंगे, अटैक करेंगे। क्योंकि उस टाइम जो जर्मनी के अंदर सरकार थी वो हिटलर की थी। हिटलर क्या था, डिक्टेटरशिप था। ऑन सितंबर 17 सोवियत ट्रूप्स इन्वेडेड पोलैंड फ्रॉम द ईस्ट। तो उस टाइम क्या हुआ, जो ये सोवियत ट्रूप्स था, सोवियत की जो सेना थी, उन्होंने पोलैंड के ऊपर क्या कहते हैं, इन्वेड किया ईस्ट साइड पर। फिर इसके अंदर 2 पावर्स है मेजर, जो 2 पावर्स है वो इमर्जेंट हुई। एक तो यूएसए और एक यूएसएसआर वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर। एक तो यूएसए आ गई थी, फिर एक यूएसएसआर। इन दोनों के अंदर जो वॉर का एक रूप मिला वो वर्ल्ड वार सेकंड के रूप के अंदर पैदा हुआ। फिर एक वर्ल्ड वार जो हमारा था ये 1945 से 1991 तक चला। वर्ल्ड वार सेकंड जो था हमारा 1945 से 1991 तक चला। क्योंकि पहले हमारा वर्ल्ड वार था, वर्ल्ड वार के बाद फिर हमारा वर्ल्ड वार सेकंड हुआ। फिर आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड कोल्ड वार बिगिन हुआ। कोल्ड वार कब हुआ, व्हेन द एंड ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड, कि जब हमारा वर्ल्ड वार सेकंड एंड हुआ उसके कुछ ही समय के बाद हमारा जो था बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वार शुरू हुआ। कोल्ड वार क्या था, कोल्ड वार इट इज ए फीलिंग अबाउट 2 नेशंस। ये एक दूसरे नेशंस की आपस के अंदर फीलिंग थी। क्या थी कि वी आर गेन पावरफुल कंट्री फ्रॉम अदर्स, कि हम अपने आप को एक पावरफुल कंट्री के अंदर पैदा करना चाहते हैं दूसरी कंट्री के अंदर। बट ये जो वर्ल्ड वार था, कोल्ड वार जो होता है ये होता है हमारा डिसआर्मामेंट मूवमेंट। मीन्स इसके अंदर हथियारों की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर क्या करती है, अपना या तो ट्रेड या ग्लोबलाइजेशन के अंदर कुछ उनकी पॉलिसीज होती हैं उसको डिसएग्री कर देती हैं या उसके ऊपर कुछ अपने रिस्ट्रिक्टेड एरिया को फॉलो करवा देती हैं। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स, दैट्स क्लियर नाउ। व्हेन फर्स्ट वार बिगन एंड how and which date world war second is begun and cold war, what is cold war, cold war कब हुआ और इसका एंड कब हुआ है, इट्स क्लियर नाउ माय डियर स्टूडेंट्स। ये तो था हमारा इंट्रो कोल्ड वार की कैसे हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या था, सेकंड कैसे हुआ और
फिर उसके बाद जो हमारा कोल्ड वार था वो कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ इसके अंदर, ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट्स। फिर हम आगे बढ़ेंगे बैकग्राउंड। कोल्ड वार की जो बैकग्राउंड थी वो क्या थी, अभी हमने अभी डिस्कस किया, वी आर डिस्कस इन अर्लियर। एंड द एंड ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड द ग्रेट एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड हैड बीन लार्जली डिस्ट्रॉयड, कि जो हमारा राष्ट्र था पूरे का पूरा वर्ल्ड था वो बहुत डिस्ट्रॉय हो चुका था, उसको डेवलपिंग करने के लिए बहुत सी एक दूसरे के साथ सपोर्ट चाहिए थी। Even those that survived lost most of their power and only 2 nations remained in a position to take on positions as world leader। सब कंट्रीज क्या थी, या तो अंडर डेवलपमेंट थी या तबाह हो चुकी थी वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर। उस टाइम सिर्फ 2 पावर्स थी जो बची थी, एक तो हमारी यूएसए और एक यूएसएसआर। ये दोनों पावर्स ही थी जो वर्ल्ड के ऊपर अपना अभी तक होल्ड बनाए हुए रखी थी। दिस इज वाई वी हैड डिवीजन लाइक वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी, North Korea and South Korea. These divisions quickly become defined by ideology, with the USA representing capitalism and the USSR representing communism. After the end of World War II, जो हमारा USA था, USA adopted capitalism and democracy ideology, and the USSR adopted communism आइडियोलॉजी, कि जिसके अंदर सिर्फ क्या हो कि सबका क्या हो एक दूसरे के साथ अपने डेवलपमेंट हो विद द कोऑपरेशन अदर कंट्रीज। जो यूएसए था वो क्या था कैपिटलिज्म के ऊपर, वो कहता कि सारा जो है सिर्फ राष्ट्र के ऊपर ही, और राष्ट्र ही क्या हो, नेशन ही हो, पावरफुल हो, नॉट ए अदर कंट्रीज, नॉट ए पीपल क्विकली assumed that these two systems could not coexist, one had to defeat the other। उन लोगों ने ये सोचा कि ये दोनों ग्रुप अपने आप को फुली डेवलपमेंट नहीं कर सकते, इसमें से किसी एक को तो हारना पड़ेगा और किसी एक को जीतना पड़ेगा। तो ये किसका टेंशन पैदा हुआ, कोल्ड वार का। दैट इज द रीजन ऑफ द कोल्ड वार इन नटशेल एंड विद इन दिस स्ट्रगल फॉर पावर्स। ये जो लोगों के उस टाइम से हमारी जो कंट्रीज थी वर्ल्ड के अंदर डिवाइडेशन हुई थी, इन दोनों के अंदर कोल्ड वार होने के लिए जो स्ट्रगल पैदा हो गया। Those nations began revolt by foreign powers were categorized as bloc। The Western Bloc was under the guidance of the capitalist USA and Western Europe। जो हमारा वेस्टर्न ब्लॉक था वो किसके साथ था, उसने अपने आप को किस कैटेगरी के अंदर लाया, जो फॉरेन पावर्स के अंदर अपने आप को मेंटेन करता है। The Eastern Bloc was under the influence of the communist USSR। वो USSR के अंदर क्या था, कम्युनिस्ट था वो। This area was especially applied to the so-called developing nations, which were generally former colonies that were brand new nation developing industrial economies। एक दूसरे के अंदर अपने आप को डेवलपिंग करने के लिए क्या हुआ, अपने आप को डेवलपिंग करने के लिए स्ट्रगल शुरू हुआ। नेक्स्ट इन दिस चैप्टर, फिर जब कोल्ड वार शुरू हुआ तो डिवाइड हो गया हमारा वर्ल्ड इनटू 2 ब्लॉक्स, एक तो वेस्टर्न ब्लॉक, एक ईस्टर्न ब्लॉक। Some countries follow the western blocks and some countries follow the eastern blocks, but some are independent, they are fully ignore the cooperation with the USA and USSR। उन्होंने इग्नोर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल कि हम ना तो USA के साथ होंगे ना USSR के साथ होंगे। तो उस वैसी कंट्री को हम कैसे अभी इसके अंदर डिस्कस करते हैं। नॉर्थ अटलांटिक अलायंसेज एंड इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस बिटवीन 30 North American and European countries। The organization implemented the North Atlantic Treaty that was signed in 4th April 1949। NATO constitutes a system of collective defense whereby its dependent member states agree to mutual defense। कि उन्होंने कहा कि हम अपने जो राष्ट्र हैं उन सबकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल डिफेंस करेंगे, कि अगर किसी एक कंट्री के ऊपर कोई दूसरी कंट्री अटैक करती है, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू अटैक दोज कंट्री विच आर अडॉप्ट वॉर पॉलिसी। हम उस कंट्री के अगेंस्ट अपना वॉर शुरू करेंगे जो कंट्री पहले हमारे किसी नाटो कंट्री के ऊपर अपना अटैक करती है। तो ऐसी कंट्री के लिए उन्होंने एक अपने आप को नाटो के अंदर इम्प्लीमेंट किया। नाटो कहते हैं कि ये 13 नॉर्थ अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज़ का ग्रुप था जो 1949 के अंदर बना आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड। तो उसके अंदर ये इन्होंने अपने आप को एक ग्रुप के अंदर मेंटेन किया। नाटो's हेडक्वार्टर आर लोकेटेड इन एवर ब्राजील
बेल्जियम, ये बेल्जियम के अंदर है। वाइल द हेडक्वार्टर्स ऑफ अलाइड कमांड ऑपरेशन नियर मॉन्स बेल्जियम, तो इन्होंने अपना एक ग्रुप बना के दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर ये कहना शुरू कर दिया कि अगर हमारे ऊपर कोई दूसरी कंट्री अपना अटैक करती है तो हम सब उस कंट्री के ऊपर अपना अपोजिट अटैक करेंगे, जिसे हम कहते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक अलायंस। तो फिर उसके बाद हमारा एक मूवमेंट हुआ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर सबसे पहले क्या था कि जो कंट्रीज किसी भी ग्रुप के साथ अपने आप को मेंटेन नहीं करना है, दे आर फुली इंडिपेंडेंट फ्रॉम बोथ टू ब्लॉक्स, कि जो दोनों ब्लॉक्स से अपने आप को अलग रखना चाहती थी। द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वॉज फॉर्मड ड्यूरिंग द कोल्ड वार, ये कोल्ड वार को ख़त्म करने के लिए ही जो हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पैदा हुआ था। Largely on the initiative of then Yugoslav President Josip Broz Tito as an organization state that did not seek to formally align themselves with either the United States or the Soviet Union, but sought to remain independent or neutral. इन्होंने इंडिपेंडेंट न्यूट्रल की पॉलिसी को अडॉप्ट किया कि वी आर नॉट अडॉप्ट टू एनी टू ब्लॉक्स, कोई भी हम ब्लॉक को नहीं अडॉप्ट करेंगे, चाहे वो ईस्टर्न ब्लॉक जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक हो। तो इन्होंने उसको रिजेक्ट किया क्योंकि ये अपने आप को फुली डेवलप्ड करना चाहते थे। इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो कंट्रीज़ हैं, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो ब्लू वाली कंट्री हैं, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की कंट्री है सारी की सारी। जो हमारी ये रेड वाली कंट्री हैं, ये सेकंड वर्ल्ड वार की हैं ये, और जो हमारी ये कंट्रीज़ हैं ग्रीन वाली, ये थर्ड वर्ल्ड वार की हैं। थर्ड वर्ल्ड वार मीन्स कि इन्होंने कोल्ड वार को ख़त्म करने के लिए अपने आप को एक ग्रुप के अंदर बनाना शुरू कर दी, जिसे हम नाम कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम अब इसके फाउंडर्स के बारे में बात करेंगे। इसके फाउंडर कौन से, नॉन अलाइनमेंट के फाउंडर कौन थे। जो नॉन अलाइनमेंट के फाउंडर थे वो हमारे ये 5 जो मेंबर थे, जवाहरलाल नेहरू, सुकार्नियो, जोसेफ ब्रोज, जर्मन अब्दुल नसीर, क्वेचे, निरकम, ये सारे के सारे हमारे क्या थे उस टाइम के नॉन अलाइनमेंट फाउंडर के जो फादर थे, जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फाउंड किया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लीस्ट डेवलपिंग कंट्री, जो अपने आप को भी डेवलप कर रही हैं। द फाउंडर मेंबर ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन 1962-61 फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये देखो हमारे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने सपोर्ट किया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरकम घाना फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये घाना के प्रेसिडेंट थे उस टाइम, जिन्होंने क्या कहा था कि हम किसी भी पावर को फॉलो नहीं करेंगे, वी आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेपरेट ब्लॉक। फिर गमल अब्दुल नसीर, ये सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, ये इजिप्ट की, इन्होंने कहा था कि हमारी कंट्री अभी डेवलपिंग कर रही है, हम किसी ग्रुप के अंदर आके अपनी कंट्री के डेवलपमेंट को नहीं रोक सकते। सुक्रानो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, फ्री इंडोनेशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। फिर टीटो प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया, ये टीटो हमारे यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे। ये 5 जो मेंबर थे हमारे नाटो के मेंबर थे, फादर ऑफ नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, इन्होंने अपने आप को दूसरी कंट्री से अलग रख के डेवलपमेंट करने का क्या है आइडियोलॉजी प्रिपेयर की। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर understood all type of concept. Next we will discuss again more concept related to this chapter, Cold War era. Now this chapter has been closed. We will meet again next day. Thanks my